हेलो फ्रेंड्स, ये एक मॉडल पेपर है और आपके 2025 के जो पेपर होने वाले हैं देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मॉडल पेपर में क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम कितना 60 है और एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे लगता है ये सवाल ना सभी लोग लगाना जानते हैं। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो क्या है, हम क्या जानते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या, फार्मूला होता है ना, पहली संख्या और गुणे में क्या होता है, दूसरी संख्या। अब अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या कहाँ चली जाएगी, इसके बट्टे में, तो पहली संख्या हो जाएगी बट्टे में। ठीक है, पहली संख्या हो जाएगी बटे में। तो हमने यहाँ से कट कर दिया, ओके, क्योंकि रफ वर्क है तो हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं। ओके, तो एलसीएम हमारा दिया है 60 और एचसीएफ हमारा दिया है 3, एचसीएफ 3 दिया है और पहली संख्या हमको 12 दे रखी है, उसको कट करना है। 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 4 एकम 4 और यहाँ 4 एकम 4, फिर 2 बचेंगे 20, 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 15, 15 एकम 15। ठीक है, ठीक है, तो पहली संख्या जो इन्होंने जो एक संख्या 12 दे रखी थी, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 15। दूसरी संख्या जो है वो 15 आ जाएगी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब नंबर 2 है, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, अब यहाँ शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। ठीक है, नंबर 2, शून्योत्तर परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो शून्य के निकट हो। अब शून्य के निकट का मतलब ये 0.1 शून्य के निकट है, 0.2 शून्य के निकट है। ठीक है, तो ये शून्योत्तर परिमेय संख्या होती है, ये प्लस की भी हो सकती है, ये माइनस की भी हो सकती है। ठीक, और शून्योत्तर परिमेय संख्या तो ये हो गई, और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे √3, √5, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो अगर इसका और इसका गुणा किया जाए, ठीक है, ये बोला है कि ये शून्योत्तर परिमेय संख्या और गुणे में क्या, कोई अपरिमेय संख्या, इनका अगर हम गुणा करेंगे तो आना क्या चाहिए, तो यहाँ पर आएगा 0.1 √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, इसको हम अपरिमेय संख्या ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसका, दूसरे का। ठीक है, दूसरे का जो आंसर हो जाएगा क्या रहेगा, सदैव अपरिमेय संख्या, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। हमें बताना है कि इसके हल कैसे होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि एक अद्वितीय हल होना चाहिए, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए, या फिर कोई हल नहीं होना चाहिए, या फिर 2 हल होने चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ नंबर 3 देखिए, हमारे पास जो 2 समीकरण दे रखी हैं वो ये दे रखी हैं। ठीक है, दूसरी समीकरण है 4x + 8y - 20 = 0। ये 2 समीकरण हमको दे रखी हैं। अब हम यहाँ a1/a2, तो a1 क्या रहेगा हमारे पास 1 और a2 क्या है 4 है, यानी कि 1/4 बराबर, अब b1 कितना है, यहाँ से 2 बटे कितना 8, और c1 क्या है यहाँ से -5 बटे -20। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो कट कर लेते हैं। यहाँ 2 चौके 8, यहाँ भी 5 एकम 5, 5 चौके 20, और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यानी 1/4, यहाँ पर भी 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। ठीक है, जब ये कंडीशन बन रही तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में c1/c2। तब क्या होता है, तब संपाती रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, संपाती रेखाएं, और जब संपाती रेखाएं होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से क्या, अनेक हल हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन इसका सही हो रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अच्छा, संपाती रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, एक रेखा ये है और उसी के ऊपर एक और रेखा, ठीक है, एक और रेखा बना दी जाए तो संपाती रेखाएं होती हैं। अब मान लीजिए ये रेखा बड़ी है, इसके अंदर एक छोटी रेखा और बना दी जाए इसी के ऊपर, तो ये संपाती रेखाएं होती हैं। तो इसी को बोलते हैं कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि ये हर जगह टच कर रही है। ठीक है, हर जगह टच कर रही है रेखा, इसलिए इसको कहते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ना हम सिर्फ इसको देखकर भी दे सकते हैं। कैसे, हमने पहली संख्या उठाई 13 और 13 को इससे भाग किया, तो अगर हम 13 को 70 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 5 = 65, यहाँ 5 बचेगा, तो 13 से भाग करने पर 5 तो बच रहा है, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है पहली वाली। अब 125 को भी तो हमें 13 से भाग करके देखना होगा ना, तो 125 को भी हम 13 से भाग कर लेते हैं, तो 13 × 117, यहाँ 8 बचेगा। तो बस यही हमको कहा था कि 70 में कितना बचना चाहिए, 5, और 125 में कितना बचना चाहिए था, 8 बचना चाहिए था। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो 13 ही ऐसी संख्या है। 65 का भी इन दोनों में भाग चला जाएगा, तो 65 को भाग करेंगे तो यहाँ 5 तो बचेगा, लेकिन जब 65 को इसमें भाग करेंगे तो यहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि 65 दूनी होता है 130 और 130 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 8 नहीं बचेगा। और ये संख्याएं तो इससे बड़ी संख्याएं हैं, तो ये संख्याएं तो हमें लेना ही नहीं है।
कहने का मतलब ये था कि इन दोनों का हमें मासा निकालना था, HCF निकालना था, ठीक है। तो ये सवाल या तो आप ऐसे देखकर भी बता सकते हैं, और अगर आप इस सवाल को देखकर नहीं करना चाहते, फार्मूले से करना चाहते, तो देखिए कैसे होता है ये। सबसे पहले जो 70 लिखा है उसमें से हमें 5 घटाना होगा, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 65। अब दूसरी संख्या हमको दे रखी थी 125, उसमें से हमें 8 घटाना होगा, 1 मिनट, उसमें से हमें कितना घटाना होगा, 8 घटाना होगा, तो हो जाएगा 117। अब इन दोनों का ना हमें HCF निकालना है, ठीक है, मासा निकालना है, और मासा तो आप निकालना जानते हैं, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ 65 है, इसके फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ 117 इसके फैक्टर भी कर लेते हैं, तो 5 से कट करेंगे, यहाँ 13 आ जाएगा, 13 एकम 13, तो इसके फैक्टर आए 5 गुणे 13। अब इसके फैक्टर भी करते हैं, 3 से कट करते हैं, 3 तिया 9, 2 बचे 27, 3 नाम 27, 3 से फिर कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब यहाँ 13 से कट हो जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो जो इसके फैक्टर आएंगे वो क्या है, 3 गुणे 3 गुणे 13। अब जो दोनों में मैच हो रहा है, तो मैच तो केवल 13 हो रहा है ना, तो बस यही हमारा HCF हो गया, यानी कि मासा बराबर 13। तो चाहे आप ऐसे कर लें या इसको आप देख कर भी लगा सकते थे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका ये ए ऑप्शन ही सही हो रहा है। अब नंबर 5 है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, अब 3 है, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला 3 हुआ, फिर 4 नहीं, फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 15 हुआ। इन सबको हम जोड़ दें, बस हमें यही पूछा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग क्या होगा, तो इन सबको जोड़ लें। इन सबको जोड़ने पे हमारा 45 आ रहा है, ठीक है, इन सबको जोड़ने पे हमारा 45 आ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने इसको ऐसे ही जोड़ लिया। अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसमें SN वाला फार्मूला लगेगा, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, ठीक है, ये फार्मूला इसमें लगेगा। तो SN बराबर, N क्या है, N यहाँ पर कितनी संख्या है, 5 संख्याएं हैं, तो 5/2, और A क्या है, इसमें जो पहला टर्म है 3 है, और L क्या है जो लास्ट टर्म है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो SN बराबर, अब यहाँ 5/2 तो ऐसे लिखा रहेगा, गुड़े ये आपस में जुड़ के 18 हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 9 पने 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। तो चाहे आप ऐसे कर लें या इनको आप डायरेक्टली जोड़कर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना इसमें, इसलिए आप इसको ऐसे भी नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 में क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें एक समीकरण दे रखी है और इसमें कुछ कथन हमको दिए हैं, देखते हैं क्या क्या कथन हमको दे रखे हैं। लिखा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। क्या इसका विविक्तर है जो शून्य से कम है, चलिए लगाकर देखेंगे। फिर है दूसरा, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है, ये भी देखते हैं। समीकरण के विविक्तर शून्य है, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, ये हमको कुछ कंडीशन है, उसके बाद इसका आंसर इसमें से छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विविक्तर ही निकाल लेते हैं। तो विविक्तर निकालने के लिए हमें जो समीकरण दे रखी है वो लिखना होगा क्या, 2x² - 4x + 3 = 0। ये तो हो गई समीकरण। अब हमें विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट D निकालना है, तो क्या होता है, b² - 4ac, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू कितना 3 है, तो 4 चौके 16, ये तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 और 8 3 24, यहाँ 24 हो जाएगा। इसको घटा लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। जो d है ना वो माइनस का 8 आया, इसका मतलब ये 0 से छोटा है। पहली बात तो 0 से छोटा है, तो जब ये 0 से छोटा आता है तो इसके मूल कैसे आते हैं, वास्तविक नहीं, ठीक है। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं, तो ये मूल हो जाएंगे वास्तविक नहीं और 0 से छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, दिए गए समीकरण के विविक्तर शून्य से कम है। हाँ, तो शून्य से कम है, पहली बात तो ये है, सही है, शून्य से कम ही तो था, -8 शून्य से कम था। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही था, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ही सही है। थर्ड में क्या है, समीकरण के विविक्तर शून्य है, शून्य तो नहीं था, तो ये वाला गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो क्या मूल वास्तविक थे, नहीं, वास्तविक मूल नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो ही सही है, ठीक। तो अब इसमें से हमें उत्तर का चयन करना है, तो क्या फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बस ए सही है। अगर ये सही है तो हम इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या था, 1 और 4 सही है, तो नहीं, 1 और 4 तो सही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। फिर तीसरा और चौथा सही है, ये भी सही नहीं हो पा रहा था। डी में केवल 1 सही है, केवल 1 तो नहीं सही है, क्योंकि हमारा दूसरा भी तो सही था ना, इस वजह से इसका ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, AOBC एक आयत है, ठीक है। AOBC एक आयत है जिसके की 3 शीर्ष हैं। ए में क्या है 0,3, ओ में क्या है 0 0 और बी में क्या है 5,0, ठीक है। 5,0 यहाँ पर इसका विकर्ण है, हमें बताना है कि इसका विकर्ण क्या होना चाहिए, विकर्ण की नाप हमको बतानी है, ठीक है। तो पहले तो हम एक आयत बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक आयत है, ठीक है, ये आयत है, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, और इसी क्रम में लिखना है, AOBC इसी क्रम में लिखना है हमको, ठीक है। तो ए के लिए जो शीर्ष बोले हैं वो 0,3
3 और इस O के लिए जो सीट्स बोले हैं वो 0 0 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 0 और जो B के लिए सीट्स बोले हैं वो 5 0 बोले हैं। ठीक है, हमें जो विकर्ण बनाना है, विकर्ण हम यहाँ बना लेते हैं क्योंकि यहाँ विकर्ण बन नहीं पाएगा, यहाँ C के कोई पॉइंट्स नहीं हमको दिए तो यहाँ विकर्ण तो नहीं बन पाएगा। यहाँ विकर्ण बन सकता है, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये विकर्ण हम की दूरी निकालना है। दूरी का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो अब x2 माइनस x1, तो अब यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y1, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो कितना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और जो ये माइनस है उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, √34। तो बस जो विकर्ण की जो लंबाई आ जाएगी, विकर्ण की जो माप आ जाएगी वो क्या, सी ऑप्शन सही हो रहा है 34। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें k का मान बताना है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि जो ये 1/2 दे रखा है ना, ये एक्चुअल में x का मान दे रखा है हमको और हमें इस k का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। अब यहाँ जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 1/2, क्योंकि हमें बोला था मूल। ठीक है, एक मूल जो हमारा 1/2 है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 1/2 प्लस के, यहाँ पर भी 1/2 माइनस 5/4 और बराबर में क्या, 0 रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस यहाँ k/2, यहाँ k का 1 से मल्टीप्लाई के और बट्टा में 2 हो जाएगा, माइनस 5/4। अब 1/4 और 5/4 तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 1/4 माइनस 5/4 पहले एक पास लिख लेते हैं, k/2 यहाँ लिख लेते हैं, बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में घटा लेंगे, तो 4 यहाँ 1 माइनस 5 और यहाँ k/2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4/4 प्लस k/2 बराबर 0। अब यहाँ से कट जाएगा तो 1 1। ठीक है, अब इसका मतलब 1 ये माइनस का प्लस k/2 बराबर 0, तो हम ये कह सकते हैं कि k/2 बराबर, ये जो माइनस का 1 है जब यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो k बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 एकम 2, तो k का मान कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 8वें का ये ए ऑप्शन ही सही हो रहा है, क्या, कि जो आंसर है इसका वो 2 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, वो कब समरूप होते हैं। अब पहला ऑप्शन है यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, अब तीसरा क्या है, उपयुक्त दोनों। अब तीसरे सी पे टिक करेंगे, उपयुक्त दोनों पे टिक करेंगे क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से कोई एक टिक कर दें, नहीं, ये सी ऑप्शन ही इसमें टिक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए 10 में क्या दे रखा है हमको, एक मिनट, 10 में हमको क्या दे रखा है, यदि एक समकोण ABC, जो ABC समकोण है उसमें जो कोण C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, कोण C का जो मान दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, बिंदु C से जो माध्यिका जाएगी ना उसकी माप हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल यहाँ पर लगाते हैं। अब देखिए कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमको क्या दिया है, ABC एक त्रिभुज दिया है, तो ये हम बना लेते हैं ABC। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C पॉइंट, क्योंकि C जो है वो 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। अब AC बोला है, AC बराबर 3 है और BC बराबर कितना, 4 है, ये BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, AC बराबर 3 है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है, C 90 डिग्री का, AC 3 है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप होगी, ये हमको बताना है। ठीक, तो माध्यिका मतलब ये, और जो माध्यिका होती है ना इसकी आधी होती है, जो ये कर्ण होता है ना, कर्ण की आधी होती, तो हमें इसका कर्ण निकालना है। अब कर्ण कैसे निकालते हैं, ये जो AB का स्क्वायर है, AB का स्क्वायर यही कर्ण है, तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ AB, तो ये √25 बनेगा। ठीक है, √25, तो AB का मान कितना आ जाएगा, 5। ये जो पूरा 5 है, ठीक है, ये पूरा 5 है, तो माध्यिका जो है ये आधी होती है, तो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 5/2 यानी कि 2.5, इसका जो आंसर आएगा वो 2.5 आंसर रहेगा। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये 10वें का, फिर ये ऑप्शन सही हो रहा है क्या, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि sin थीटा माइनस cos थीटा = 1 है तो sin टू पावर 4 थीटा प्लस cos टू पावर 4 थीटा का मान होगा। इसका हमें आंसर बताना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर क्या है, sin थीटा माइनस
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये हमको दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसका ना स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ए माइनस बी का जब होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए, और ए की जगह क्या साइन थीटा इंटू बी, और बी की जगह क्या कॉस थीटा, ये ऐसे लिखेंगे इसको हम। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी तो 1 होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये फार्मूला ही है। और यहाँ माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 माइनस 1, ये वाला जो 1 है यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ अब जब ये माइनस है, माइनस यहाँ ले जाएंगे, लेकिन 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, इसलिए ये 0 अगेन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, 1 मिनट, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये फार्मूला जो है पूरा किसका होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसका मतलब है यहाँ तो हो गया साइन 2 थीटा, और यहाँ क्या है, इधर ये जो 0 लिखा हुआ है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, तो साइन 2 थीटा का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर, और यहाँ पर क्या साइन 0। ठीक है भाई, 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर 0, तो फिर थीटा बराबर 0/2। ठीक है, ये भी तो कह सकते हैं 0/2, तो थीटा का मान 0 ही आ रहा है हमारे पास। अब हमें जो वैल्यू निकालना था वो किसकी वैल्यू निकालना था, यहाँ देखिए साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालना था। तो हम ये लिख सकते हैं साइन टू पावर 4 यहाँ 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री प्लस कॉस टू पावर 4, और यहाँ पर भी 0 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री, अब साइन 0 का मान 0 होता है, 0 की घात 4, और यहाँ कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 की घात 4, 0 की घात 4 का मतलब 0, और 1 की घात 4 का मतलब 1 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा 11वें का, ये ए ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, इस तरह का एक सवाल और है जो आपको किसी एक सेट में मिलेगा 2024 के सेट में। वहां पर क्या होता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0 है। ठीक है, और बाकी हमें इसी का मान निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं, 2024 के किसी एक सेट में है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन 2a, अच्छा यहाँ 2a होना चाहिए था, यहाँ 24 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ साइन 2a होना चाहिए था। तो साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, ये हमको बताना है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर कब सत्य होना चाहिए, इसमें से क्या मान आना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2023 और 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगेगा, 1 मिनट। ओके, साइन 2a और बराबर में क्या होगा 2 साइन a। ठीक है, अब साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये साइन 2a का फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या 2 साइन a पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा कॉस a, यहाँ सिर्फ क्या बचा कॉस a बचा, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, अब कॉस में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो ये 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉस a बराबर कॉस 0, यानी कि 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है कॉस में वो कितनी 1 होती है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो 12वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, 4 tan थीटा का मान अगर 3 है तो हमें बताना है कि 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी बच्चे ये क्वेश्चन लगाना जानते हैं, वो भी अच्छे से। तो अच्छा, मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ कि आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का जो मान है वो 3/4 हो जाएगा, ये 4 बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें किसका मान निकालना है, किसका निकालना है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर जो ये हमें सिद्ध करना है, इसको अगर हम सभी को कॉस थीटा से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम कॉस थीटा कर दें, यहाँ कॉस थीटा के नीचे भी अगर हम कॉस थीटा कर दें, ठीक है, बटे यहाँ पर भी 4 साइन थीटा के नीचे यहाँ पर भी हम कॉस थीटा कर दें, प्लस यहाँ कॉस थीटा है और इसके नीचे भी कॉस थीटा कर दें। ठीक है, यानी यहाँ इसके नीचे कॉस थीटा, इसके नीचे भी कॉस थीटा,
इसके नीचे भी cos थीटा और इसके नीचे भी cos थीटा, तो ये हम भाग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से क्या होगा, ये 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन और cos मिला के क्या बन जाएगा, tan थीटा, माइनस ये कैंसिल होके 1 बन जाएंगे, बटे अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही कि ये तो बन रहा है tan थीटा और प्लस ये कितना, ये 1 बन रहा है, ये आपस में कैंसिल होके 1 बन जाएंगे। अब हम जानते हैं 4 और tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/4। तो यहाँ पर क्या, 1 मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ से लिखते हैं, तो 4 गुणे, ये गुणे में ही तो है, 4 गुणे 3/4 माइनस 1 बटे, यहाँ 4 गुणे 3/4, यहाँ पर भी वही होगा प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 3 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 1 और यहाँ पर 3 प्लस 1, भाई ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, अब ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर ये इसका सी ऑप्शन सही हो रहा है, 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा, इस सवाल को आप वैसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर tan थीटा निकाला हुआ है, फिर आप क्या करें, sin थीटा निकाल लें, फिर आप cos थीटा निकाल लें, दोनों के मान निकालें और यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है, sec a प्लस tan a, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन a, ठीक है, का मान होगा। अब इसमें से हमें बताना है जो ये आंसर है इसमें से क्या सही होगा। तो चलिए लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 मिनट, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ क्या आया, sec a प्लस tan a, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब sec a को हम जानते हैं 1 cos a लिखा जा सकता है और tan a को हम जानते हैं sin a बटे cos a लिखा जा सकता है। यहाँ अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, ये ऐसे लिखा रहेगा, अभी इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस साइन a रहेगा। ठीक है, भाई ऊपर किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी तो ऊपर वाला पोर्शन ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ क्या है, 1 माइनस साइन a, यहाँ साइन a है। ओके, अब यहाँ 1 प्लस साइन a, यहाँ 1 माइनस साइन a, तो ये एक फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे एक पास लिख लें तो ये एक फार्मूला बना रहे हैं, तो ये नीचे तो cos a ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ से क्या, 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, तो a प्लस b, a माइनस b होता क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या हो जाएगा, cos a। अब 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos स्क्वायर a, इसका फार्मूला होता है ये वाला cos स्क्वायर a का फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, भाई यहाँ 2 है क्योंकि स्क्वायर है, तो बचेगा क्या, सिर्फ cos a। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, cos a। तो फिर ये 14वें नंबर का ये डी ऑप्शन सही हो रहा है, cos a। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो रहा है, cos a। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के लिए त्रिज्य खंड का कोण थीटा है। ठीक है, r सेंटीमीटर तो त्रिज्या है और त्रिज्य खंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। अब बस फार्मूला, डायरेक्ट हमें इसमें फार्मूला ही पूछा है, तो फार्मूला सभी लोग जानते हैं ना, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो बस यही वो पहला फार्मूला है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ए ऑप्शन ही इसका सही है। बाकी इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ 180 है ये भी गलत है, यहाँ 360 है तो ये भी गलत है, और यहाँ क्या है, यहाँ 180 है तो ये भी गलत है। ठीक है, 360 तो है, हालांकि ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या पाई आर स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर तो नहीं है, यहाँ पर 2 पाई आर है, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो एक सुराही किसका संयोजन है, एक गोला और एक बेलन, बस तो ए ऑप्शन ही सही है भाई। जो सुराही होती है नीचे गोल होता है और ऊपर एक बेलनाकार पोर्शन ऊपर होता है, तो ये ए ऑप्शन ही इसका सही है, बाकी सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। बाकी ऑप्शन में है क्या, एक अर्ध गोला और एक बेलन, तो ये नहीं है। 2 अर्ध गोले, हाँ 2 अर्ध गोले तो हैं, लेकिन एक बेलन भी तो होना चाहिए यहाँ, तो फिर ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है। एक बेलन और एक शंकु, शंकु तो कैसे भी नहीं होती सुराही। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हमें पहला ऑप्शन पता है कि ये सही है, हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। ओके, अब नंबर 17 क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल है और कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं। अच्छा, इसका आंसर ना देख कर भी बताया जा सकता है। कैसे, अगर हमने ये कहा, क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है, समझिए, अगर हमने ये कहा कि 1 से 10 तक, कहाँ तक, 1 से लेकर के 10 तक की धनात्मक विषम संख्याएं, तो हमें विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्याएं, 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक, तो 1 भी तो लेना है क्योंकि 1 से 10 तक बोला है, मतलब 1 भी आएगा। तो 1, 3, फिर 5, फिर 7 और फिर कितना, 9,
ये हो गई सारी की सारी विषम संख्याएं, और ये धनात्मक भी हैं, ठीक है, सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो धनात्मक विषम संख्याएं ये हैं 1, 3, 5, 7 और 9। अच्छा, अब हमें इसका माध्य पूछा है, तो सिंपल सी बात है, जो बीच वाली संख्या है वही इसका माध्य हो जाएगी। अगर हम सिंपली करना चाहते हैं तो सिंपली हम बता सकते हैं कि विषम संख्याओं का जो माध्य होगा वो ये संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हमें फार्मूला लगाना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले इन सबको जोड़ना है। भाई माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इन सबको जोड़ेंगे, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और बटे में 5। क्यों 5? क्योंकि 5 ही तो टर्म है टोटल। तो यहाँ पे 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, और 9 में 9 जोड़ेंगे 18, और 18 7 कितना 25। तो 25 बटे 5 अगर डिवाइड करेंगे तो भी तो 5 ही आ रहा है। तो अगर हमें ये टर्म दिख रहे हैं और हमें बीच की कोई एक संख्या लेनी है तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन ये तब जब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि विषम संख्याएं ही होनी चाहिए, तब हम ये बीच का कोई टर्म उठा सकते हैं। लेकिन अगर सम संख्या है तो फिर हम ये ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमें इसको इस तरह से ही करना पड़ेगा। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17वें का, ये डी ऑप्शन सही हो रहा है 5, ठीक है। जो माध्य होगा वो 5 हो जाएगा इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19 और 20 की माध्यिका होगी। हमें इसकी माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका माध्यिका में पहले क्या करना होता है कि इन सबको हमें या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में लिखना होता है, और ये ऑलरेडी आरोही या अवरोही क्रम में लगे हुए ही हैं, ठीक है। ये तो आरोही क्रम में लगे हुए हैं। तो माध्यिका अब यहाँ हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये विषम संख्याएं हैं, क्या ये सम संख्याएं हैं। तो अगर हम इनको गिनते हैं तो 13, 15, 16, 17, 19 और 20 ये 6 संख्याएं हैं, ठीक है। देखिए 13, 15, 16, 17, 19 और 20 ये कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो इसमें बीच की 2 संख्याएं ले लो, बीच की 2 संख्याएं ले लेंगे। तो 16 + 17 और बटे 2 कर दो, तो 16 और 17 अगर हम जोड़ेंगे 33, 33 बटे 2, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 33/2, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हमें माध्य दे रखा है 2 गुणे माध्य, माध्य की जगह कितना 27 रखना है, ठीक है, प्लस बहुलक, और बहुलक का मान कितना 45 रखना है यहाँ पर। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 दूनी 54 हो गया, और यहाँ 45 जोड़ना है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। और यहाँ क्या चल रहा था, 3 माध्यक, ठीक है, यहाँ 3 माध्यक चल रहा था। अब माध्यक बराबर 99, और ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। अब ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका फिर ये वाला, 1 मिनट, इसका 19वें का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 19वें का ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या 33, यानी कि जो हमारी माध्यिका आ जाएगी वो 33 आ जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी का, कि जब एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। 3 से छोटी लेना है और एक विषम संख्या लेना है, तो उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है। अब हम जानते हैं नंबर 20, ठीक है, हम जानते हैं कि पासे में, ठीक है, पासे में अगर हम पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक आ सकते हैं। यानी जो टोटल आउटकम्स हैं वो हमारे 6 हैं, टोटल आउटकम जो हमारे वो 6 हैं, ठीक। हमें क्या लेना है, 3 से छोटी एक विषम संख्या। तो 3 से छोटी सिर्फ 2 ही संख्याएं तो हैं, लेकिन विषम संख्या लेना है तो विषम संख्या तो 1 है, विषम संख्या सिर्फ 1 ही है, यानी कि 6 में से 1 विषम संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/6। तो 20वें का ये ए ऑप्शन सही हो रहा है, क्या 1/6, ठीक। अब ये पार्ट 2 में मैं आपको खंडवा के कुछ क्वेश्चन लगवा दूंगी, ठीक है। तो इसको आप तैयार करें बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जब जो मॉडल पेपर बनते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये मॉडल पेपर आपका दे रखा है तो ये इम्पोर्टेंट है।